नमस्कार दोस्तों, हनुमंत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित आपके टेस्ट सीरीज चल रहे हैं। आप लोग 13 टेस्ट सीरीज कर चुके हैं। ये 14वां टेस्ट सीरीज है। तो आइए पहला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। जो अभी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबाएं जिससे उनको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास शेयर करें कि सभी को इसका फ़ायदा मिले। आइए देखते, जो भी हमें सोशल मीडिया से जुड़ना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक दिया होता है, वो वहाँ जाके जुड़ सकते हैं। क्योंकि काफ़ी लोग पूछते रहते हैं सर आप कहाँ से हैं, क्या हैं, अपना फ़ोटो दीजिए, तो वहाँ डिस्क्रिप्शन में सब कुछ हम जान सकते हैं, सारा लिंक दिया होता है। आइए देखते हैं पहला सवाल। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है? 4 कथन दिए हैं, बताना है इसमें से कौन सा गलत है, बताइए। गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, पहला ऑप्शन। दीव खंबात की खाड़ी में एक टापू है, दूसरा ऑप्शन। दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया, तीसरा ऑप्शन। दादर और नागर हवेली वर्ष 1954 तक फ्रांसीसी उपनिवेश शासन के अंतर्गत थे। बताइए कौन सा गलत है। तो बता दिया जाए आपको इसमें चारों में से कौन सा गलत है। तो गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, ये आपका ऑप्शन सही है। दीप खंबात की खाड़ी में एक टापू है, तो दीव जो है खंबात की खाड़ी में एक टापू है, ये भी सही है। दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया, ये भी आपका ऑप्शन सही है। तो आपका ऑप्शन मिला डी, ये गलत होगा। लेकिन क्यों गलत होगा ये भी आप देख लीजिए। गलत ऑप्शन पूछ रहा है, आपका मिल गया डी, लेकिन क्यों गलत है ये भी देख लीजिए। दादर और नागर हवेली को वर्ष 1954 तक फ्रांसीसी उपनिवेश शासन के अंतर्गत थे, ये गलत इसलिए है क्योंकि जो दादर और नागर हवेली थे वो 1954 तक उपनिवेशिक शासन के अंतर्गत तो थे, लेकिन फ्रांसीसी उपनिवेशिक शासन के अंतर्गत नहीं थे, पुर्तगाली के थे। यहीं पे लिखते रहूँ आपके, पुर्तगाली शासन के अधीन थे। फिर आपको पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने भारत के पक्ष में न्याय किया, तो वो 1954 के बाद भारतीय राज्य में शामिल हो गए। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें भी बताना है निम्नलिखित में से एक कथन असत्य है। कौन सा कथन असत्य है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हैं, बताइए कौन सा कथन असत्य है। मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया, ये एक ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा गलत है। गोवा को दमन एवं दीव से अलग किया गया, मुंबई राज्य गुजरात एवं महाराष्ट्र से विभाजित किया गया, हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था। बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें से गलत है। तो आपको बता दूं कौन सा ऑप्शन गलत है। मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया, ये गलत है। तमिलनाडु नहीं रखा गया था, नया नाम कर्नाटक रखा गया था, ये याद रखिए। मैसूर राज्य अधिनियम कब? 1973 के द्वारा इसका नाम कर्नाटक रखा गया था, ये आपका ऑप्शन असत्य था। सत्य क्या होना चाहिए? मैसूर राज्य का नाम कर्नाटक रखा गया, तमिलनाडु नहीं होना चाहिए। गोवा को दमन एवं दीव से अलग किया गया, ये सही है। 1987 में गोवा को अलग किया गया था दमन और दीव से, तो ये सही है। और सी बता दिया जाए आपको तो बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960 के द्वारा मुंबई को गुजरात और महाराष्ट्र से विभाजित किया गया, ये भी आपको सही है। हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश था, ये भी सही है। 1970 में इसे राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है, 1970 में।
हिमाचल प्रदेश को, पहले केंद्र शासित प्रदेश था। तो आपको सही समझ में आ गया। ये भी सही है क्योंकि हिमाचल प्रदेश संघ शासित प्रदेश था, 1970 में इसे राज्य का दर्जा दिया गया। मुंबई जो है गुजरात और महाराष्ट्र से विभाजित किया गया, ये भी सही है। कब किया गया? 1960 में। ये भी आपको पता चल गया, मैं पूरा एक्सप्लेन कर दिया हूँ आपको। और गोवा और दमन द्वीप को अलग किया गया, ये भी सही है, 1987 अधिनियम के अंतर्गत। पूरा पता चल गया आपको। एक क्वेश्चन में मुझे लग रहा है आपको 6 से 7 क्वेश्चन हो गया। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। उल्फा उग्रवादी किस राज्य से संबंधित है? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा जा गया है। उल्फा उग्रवादी किस राज्य से संबंधित हैं? असम, मेघालय, उत्तर प्रदेश, पंजाब। बताइए। तो आपको बता दिया जाए, उल्फा उग्रवादी असम राज्य से संबंधित है। उल्फा, ULFA, उल्फा। इसका पूरा नाम है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। आप लिख सकते हैं नीचे, क्या लिख सकते हैं आप इसे? यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, उल्फा। इसका मतलब संगठन का बनाने का उद्देश्य क्या था? ये लोग एक सैन्य संघर्ष था। ये लोग चाहते थे कि एक संप्रभु समाजवादी असम राज्य की स्थापना की जाए, और इसके संस्थापक जो थे परेश बरुआ थे। आप नाम याद रखिए, परेश बरुआ। और भी अन्य लोग थे, लेकिन परेश बरुआ इसके संस्थापक थे। इसका संस्थापक वर्ष 1979 में इसकी स्थापना की गई थी। इतना चीज़ आप याद रखिए, इम्पोर्टेंट सवाल है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीपुल्स वार ग्रुप्स, PWG, पीपुल्स वार ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन स्थित है त्रिपुरा में, असम में, नागालैंड में, आंध्र प्रदेश में। बताइए बताइए बताइए। पीपुल्स वार ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगर आपको बता दिया जाए इस संगठन की स्थापना तो 22 अप्रैल 1980 में, और इसके संस्थापक जो थे तो बता, उनका नाम था कोंडा पाली सीता रमैया, इनका ये नाम था। ये नक्सलवादी नेता थे, इतना आप याद रखें इनके बारे में। ये आप सवाल देखिए, बहुत बार पूछा जा सकता है। नदी विवाद में इतना बार कि, तो आप इसको याद रखें। कावेरी जल विवाद के अंतर्गत राज्य हैं, जो कावेरी नदी है वो विवाद किन किन राज्यों के बीच है आपको बताना है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और आंध्र प्रदेश। कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो आपको बता दिया जाए, कावेरी जल विवाद जो है किन किन राज्यों के बीच में चल रहा है, इनमें से कोई नहीं आपका ऑप्शन होगा। ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है, तो कौन कौन सा होगा? तो मैं बता दूं, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल, ये 4 राज्य शामिल हैं। इनमें से ऑप्शन नहीं था, तो इनमें से कोई नहीं है। ये ऑप्शन होना चाहिए, आप याद रखिए। इसको आप नाम याद करने का बहुत ही सरल ऑप्शन वो ट्रिक बता दूं तो आप याद रखिए, KKPT, मतलब के से कर्नाटक, के से केरल, पी से पांडुचेरी, टी से तमिलनाडु। KKPT, कावेरी जल विवाद किसके किसके बीच में है? KKPT। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं।
भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? 1947, 1952, 1956, 1954। बताइए। बहुत ही आसान सवाल है। क्या है? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो 1956 में। याद रखिए। और अगर मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि मतलब भाषाई आधार पर पहला जो राज्य का पुनर्गठन किया गया था वो राज्य का नाम क्या है? आंध्र प्रदेश। ये बहुत ही बार पूछा जाता है। भाषाई आधार पर सबसे पहला राज्यों का पुनर्गठन किया गया आंध्र प्रदेश राज्य तो था। तो याद रखिए इसको, काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकों से संबंधित प्रावधान को पाते हैं? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। बताइए। भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकों के संबंधित प्रावधान पाते हैं? तो वो भाग है भाग 2। आपको पता होगा भाग 2 के अंतर्गत जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है 5 से 11, उसमें नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। नागरिकता से संबंधित प्रावधान है किस आर्टिकल में? 5 से 11 के बीच। इतना याद रखिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? ये बताना है आपको कि भारतीय संविधान द्वारा हम कौन सा नागरिकता प्राप्त करते हैं? दोहरी, एकल, उपयुक्त, दोनों। बताइए कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दिया जाए, भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। तो ऑप्शन आपको क्या मिला? बी, एकल नागरिकता प्रदान करता है। दोहरी नागरिकता आपको बता दूं कहाँ पर प्रदान होता है? तो अमेरिका में। अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान का मतलब है कि जैसे हमारे यहाँ एक राज्य है उत्तर प्रदेश और दूसरा केंद्र है, तो आपको पहले राज्य का जो है नागरिक होना चाहिए, फिर केंद्र का। तो इस तरह अमेरिका में होता है। वहाँ पे दोहरी नागरिकता होती है कि आप राज्य की भी नागरिकता लें और केंद्र की भी नागरिकता लें। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ एकल नागरिकता है। एक मतलब कहीं के नागरिक हैं तो मतलब पूरे भारत के राज्य के नागरिक हैं। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ राज्य का अलग से नागरिकता लें और केंद्र का अलग से। तो आप लोग समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलित द्वारा, भारतीय बैंक में धन जमा करके। बताइए बताइए। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त किया जा सकता है भारतीय बैंक में धन जमा करके। आपको पता होना चाहिए भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा भारत में नागरिकता प्राप्त करने के क्या क्या तरीके हैं, तो वो बता दिया जाए। जन्म द्वारा होता है, तो ये है जन्म द्वारा। रक्त संबंधित या वंशानुगत, मतलब आपके पापा यहाँ के नागरिक हैं तो आप भी यहाँ के नागरिक होंगे। वंशानुगत कि आपके दादा बाबा यहाँ के नागरिक हैं तो भी आप होंगे। रजिस्ट्रीकरण द्वारा होता है। देशीकरण द्वारा, ये जो बी ऑप्शन है तो ये भी हो गया देशीकरण द्वारा। किसी भी भूभाग द्वारा, तो ये भी मतलब कोई भी भूभाग जो भारत में शामिल किया गया है तो उस भूभाग में जितने लोग बसे हुए थे उनको भारत सरकार नागरिकता प्रदान कर सकती है। समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट सवाल आके देखिए। भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देता है यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, किसी अन्य देश के नागरिकों से विवाह करता है, सरकार की आलोचना करता है। तो आपको ये ऑप्शन दिए हुए हैं, बताना है कौन सा सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, इनमें से कोई नहीं। बताइए।
तो आपको बता दिया जाए इनमें से कौन सा सही है। तो इनमें आप सही है 1 और 2। ऑप्शन क्या मिला आपका? ऑप्शन सी 1 और 2। मतलब भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है तो उसकी नागरिकता खो जाएगी, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है तो भी। सरकार की आलोचना तो सभी लोग, काफ़ी लोग करते रहते हैं। अगर इस तरह हुआ तो आधे से ज़्यादा लोग की ही नागरिकता जा सकती है। ऐसा नहीं होता है, सरकार की आलोचना कर सकते हैं। तो आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त की जा रही है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को अभी तक हमारे सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन दबाएं जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।